जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग बीपीएससी का एक नया प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि यदि आप 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाते हैं, उस आयोग जो भी आयोग पेपर करवा रहा है, तो उसमें आपको 50% क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। 50% क्वेश्चन। तो अगर 4-5 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाते हैं, शिक्षक भर्ती जो बिहार में निकली है, उसमें आपको डायरेक्ट 50% नंबर यही 4-5 पेपरों से देखने को मिलेगा। तो और दो सबसे बड़ी बात है कि वो जो ई ऑप्शन बीपीएससी रखता है, उससे कैसे निपटा जाए उसके बारे में भी थोड़ा-सा आइडिया लगेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर पूछा क्या जाता है, जो लोगों को लगता है कि करंट अफेयर पढ़ा क्या जाए, तो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार करंट अफेयर में, उन्हीं को अपडेट कर लेना है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं जिसकी वजह से प्रीवियस ईयर करना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक नया प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 68वीं बीपीएससी जो 2022 में हुई है और 66 बीपीएससी जो 2020 में हुई है, उसको हम लोगों ने देख लिया है। आज हम बीपीएससी का ये जो पेपर है, वो 64वीं बीपीएससी का पेपर है, उसको हम लोग देखेंगे। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती है बीपीएससी जो करवा रही है, उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि पूरे पेपर को देखने के बाद ये एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, और आपको 50% क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ई ऑप्शन पे काम करिए, 4 ऑप्शन पे खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये परेशान करता है। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ई ऑप्शन संभावना होती है सही होने की, उन सब के बारे में थोड़ा-सा सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने साइंस का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन और कितने रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको अभी देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को लगाइए, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? इसको बहुत होशियारी से करिएगा, क्योंकि ई ऑप्शन का खेला यहीं देखने को मिलेगा आपको। कह रहा है शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है, कुछ लोग ए लगा रहे होंगे, जबकि ये गलत है। जब ये ई ऑप्शन दे रहा है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, अच्छा एक से अधिक में कौन कौन है? तो शुद्ध जो जल है उसका भी पीएच मान 7 होता है, और उदासीन विलयन का भी जो है पीएच मान 7 होता है। इसी वजह से हम लोग ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऐसे सवाल परेशान कर सकता है ई ऑप्शन वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ई इज द राइट आंसर। चलिए, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि अम्लीय और क्षारीय जो विलयन होते हैं, अम्लीय विलयन क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय विलयन होता है। उदासीन और जो विलयन होता है और शुद्ध पानी, उसका पीएच मान 7 होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए भैया। अगला सवाल है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 32वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के बारे में 2-3 चीज़ें आप याद कर सकते हैं। सूर्य में जो है अपार मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है। और सूर्य में जो ऊर्जा है उसका सबसे बड़ा स्रोत हाइड्रोजन है, और उसमें जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। चलिए, नाइट्रोजन की बात करें तो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वो क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। चलिए, तांबा की बात करें तो खेतड़ी की खानों से तांबा निकलता है ना? वो बहुत पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई, आप लोग जो मूल मात्रक हैं उनकी इकाइयों को जरूर जान के जाइए कि, और कोशिश करिए कि चीजें याद हो। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तरंगदैर्घ्य किसका मात्रक है? एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? 33वें का ए। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अगर पूछ दे कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का होता है जूल। क्या होता है? जूल। ये सब पूछे जाते हैं, एकदम बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज।
वेग इसका होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इन सबको एकदम रट के जाइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ फिर पूछ दिया आवृत्ति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है आवृत्ति को। फिर से वही 5 ऑप्शन है, हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड, रेडियन, वाट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें भैया, हर्ट्ज में। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, डीएनए की खोज की। अब देखिए ई ऑप्शन जो है वो झमेला करेगा। डीएनए की खोज की किसने, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जॉनसन, हरगोविंद खुराना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आयोग ने जो माना है वो क्या माना है भैया, क्वेश्चन नंबर 35 का इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। क्यों ऐसा हुआ है, ये जो वाटसन एंड क्रिक जो लोग बता रहे हैं ये गलत है। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया है कि इसकी जो संरचना है, किसकी, डीएनए की संरचना, आणविक संरचना की बारे में इन्होंने बताया था कि आणविक संरचना के बारे में बात करते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल आपने देखा होगा, है ना। अगर पूछा जाए डीएनए की खोज किसने की है तो फ्रेडरिक मिशर है एक, है ना। खोज किसने किया है, फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने सबसे पहले डीएनए की खोज की थी और इसका जो नाम दिया था वो न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। उसके बाद अल्फ्रेड कोसेल नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इसे डीएनए कहा है और वाटसन एंड क्रिक ने इसकी आणविक संरचना की पहचान की। तो इतनी बातें हैं, तो इस वजह से हम ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। हम पहले बायोलॉजी के सवालों को, जो साइंस के सवाल हैं, जो अच्छे सवाल हैं उनको देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन है, हम सब करेंगे। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। अगर हो सकता है थोड़ा सा देखने में समस्या हो रही हो, चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ग्लिसराइड क्या है, तो ये भैया वसा है। क्या है, वसा है। अब आपको पता होना चाहिए वो वसा में जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में पाई जाती है, वसा में पाई जाती है, लेकिन ये शरीर के लिए हानिकारक होता है अगर ज्यादा मात्रा मिल गया जाए तो। और कार्बोहाइड्रेट ये भी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पोषण जो एक टॉपिक है उसको पढ़िए, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है, ये कंफ्यूजन वाला सवाल है। अब देखिए ये भी रिपीटेड है सवाल, अभी तक हमने जितने किए सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रो, कह रहा है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम जिसे ईईजी के नाम से जाना जाता है, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क। दो परेशान करता है, एक ये एक ये। तो हम देखेंगे, दोनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम से किसका निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो मस्तिष्क से। अच्छा अगर पूछे हृदय की गति के लिए जो है निगरानी के लिए कौन सा होता है, तो ईईजी होता है, ईसीजी सॉरी, होता है ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हृदय की गति के जांच के लिए होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईसीजी जो होता है, ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क से संबंधित है। चलिए ये दोनों एकदम, अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि एक जगह कंफ्यूजन करता है ये। अगला सवाल देखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारा, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, ये भी रिपीटेड सवाल है। आपको एग्जाम में जब जाएंगे ना तो आप 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहीं से, 50 से 60%, 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से। और भैया अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं,
शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला। तो इसका जो राइट आंसर है 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। हाइपोथैलेमस जो एक ग्लैंड होती है वो शरीर का ताप नियंत्रित करती है। अच्छा, और क्या करती है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड? ये खाना पीना, प्यास, भूख प्यास, घृणा, क्रोध, सबका नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्लैंड से होता है। अच्छा, अगर पूछ ले मेडुला ऑब्लिगेटा से, इससे क्या होता है? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। उल्टी हृदय जो स्पंदन होता है वो सब नियंत्रित किससे होता है, या फिर कह सकते हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा कहीं कहीं पे भी मिलता है, कहीं कहीं पे सिर्फ मेडुला देता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। अब 5 तो पढ़ने में लग जाएगा समय, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग आराम से पढ़िए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। जो 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, हर बार पूछा जाता है, तो हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को कैसे निकाला जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा, क्या होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है C/5। कई बार कई किताबों ने बड़ा क्रिटिकल बना दिया है। C/5 इक्वल टू F-32/9। इसी फार्मूले पे रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे? तो सी का मान 40 डिग्री सेल्सियस जो दिया है, तो ये जो मान दिया जाएगा ये सी की जगह पे हम लोग इनपुट कर देंगे। तो यहाँ मान लेते हैं 40 हो गया, 40 दिया है चूंकि 40 डिग्री सेल्सियस, बटा के 5 कर देंगे, बराबर में F-32/9 कर देंगे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40, ये 8 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 8 गुणे 9, 8 9 72 और F-32। अब अगर हम F बराबर निकालेंगे तो ये 8 9 72 ये हो गया और 32 इधर जाएगा, तो 72 और 32 हो जाएगा 104। 104 104 फ़ारेनहाइट 104 फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस दोनों समान होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला क्या है? C/5 F-32/9। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये जो C है, ये 40 डिग्री जो टेम्परेचर दिया है, डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया जाएगा उसे C की जगह पे रख देंगे, अपॉन में 5 है ये, और F-32/9 इसको हल करेंगे। 5 अट्ठे 40, 8 हो गया, उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तिरछा गुणा होता है ना, ये तिरछा गुणा होता है यहाँ से, तो 8 9 72 हो गया। उसके बाद फिर F-32, अगर सिर्फ हम उसके बाद F को इधर लेके आएंगे तो ये जो है, या फिर 32 को इधर भेजेंगे तो -32 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और 72 इधर है, तो 72 और 32 मिला के 107 हो जाएगा। सॉरी 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए होगा। आशा करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई है। अब देखिए ये सब सवाल रिपीटेड है, कितनी बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। थोड़ा सा तेजी से करेंगे हम लोग, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं कि समय इतना जा रहा है। विद्युत शक्ति की इकाई है क्वेश्चन नंबर 41। बताइए इसका जो राइट आंसर है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर, वाट। विद्युत शक्ति का की इकाई क्या है? वाट। अच्छा, अगर पूछे वोल्ट की क्या है, तो विद्युत विभव। विद्युत विभव ये सब पूछा जाता है, विद्युत विभव। और अगर पूछा जाए एम्पियर, एम्पियर तो ये किसकी है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा एम्पियर। वोल्ट विद्युत विभव। कूलाम आप लोगों को पता होगा, आवेश, यहाँ लिख देते हैं आवेश।
कूलाम जो है आवेश का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, वोल्ट विद्युत विभव का है, वाट जो है विद्युत शक्ति का है। ये हमने देख ही लिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। अगला सवाल देखेंगे, विद्युत मीटर में। देखिए साइंस की ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है विद्युत मीटर में क्या चेंज होता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, विद्युत मीटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर पूछ दे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो ये किसके कारण होता है? ये जो है किसके कारण होता है, कई बार पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? तो डायनमो। बहुत पूछा गया है ये, तो डायनमो याद रखिए और विद्युत मोटर याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर में होता है। आसान सवाल है। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, बहुत टफ पेपर नहीं बनेगा। ये जो पेपर है इससे हल्का सा डाउन ही रहेगा लेवल, इतना लेवल जाएगा नहीं। और कितना भी आसान पेपर रहे, ये मान के चलिए 70% से कट ऑफ कम नहीं रहेगी। वैसे तो पेपर देख के ही एनालिसिस किया जा सकता है, ऐसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन पेपर इससे टफ नहीं आएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? मानव शरीर में होता है लगभग 70% जन, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में से मापी जाती है? विद्युत धारा पूछ रहा है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है या मापी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वोल्टमीटर, एम्पियर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, पोटेशियोमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना है भैया? क्वेश्चन नंबर जो भी हो, 44 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? विद्युत धारा मापी जाती है किसमें? ए इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर। एमीटर या अमीटर कहीं कहीं पे मिलता है। विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? अमीटर या एमीटर में। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए ऐसे ऐसे सवाल हैं कि बिल्कुल अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो ये सब सारे सवाल सही होंगे। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। अब देखिए ये सारे गैस जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन मुख्य घटक पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, पूछा जाए ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो O3 होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है सड़ी गले पदार्थ जहाँ होते हैं, या फिर कह सकते हैं दलदली क्षेत्र में मीथेन होता है। जैसे धान का खेत हो गया, जो पशु जुगाली करते हैं, खाने के बाद बैठ के आराम से जुगाली करते हैं, तो वहां से भी मीथेन रिलीज होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। अगला सवाल देखेंगे, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए, परेशान मत होइए कि बहुत टफ पेपर बनेगा, है ना? या फिर कह सकते हैं कि अगर पेपर टफ भी बन गया तो इससे ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। चलिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? ये सब सवाल कितनी बार पूछे गए हैं, इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाएंगे तो डिक्टो आपको पेपर मिलेगा एग्जाम हॉल में। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र के लिए मिला है? अपेक्षिकता, बोस आइंस्टीन संघनन, संगति एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया। अगला सवाल देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, ये पूछ रहा है। कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या शक्ति स्रोत कहा जाता है, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका भित्ति जो होती है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वो यही होता है कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, विषाणु। कई बार परेशान हो जाते हैं जीवाणु और विषाणु में। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस। तो इसका जो एड्स किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। अच्छा और वायरस के कारण और कौन कौन सी बीमारी होती है, वायरस के कारण और कौन कौन सी बीमारी होती है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। और बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है ये भी जानना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ देता है। बैक्टीरिया के कारण जैसे जैसे टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, टिटनेस हो गया, है ना, तो ये सब पाया जाता है। और फफूंदी के कारण जो है वो जैसे दाद खाज खुजली, ये सब जो है फफूंदी के कारण होता है। वायरस के कारण क्या होता है आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा। 4 5 6 लोग जो इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, वो कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। अब ये सब सवाल क्या ही बताना है, इतने आसान आसान से सवाल हैं, ये सब गलत मत करिए, है ना, यही सब बार बार रिपीट होते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, दोनों में अंतर समझिए, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर मत करिएगा। हाइड्रोमीटर इन्वायरमेंट में जो जल है ना, किससे मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो का मतलब जल होता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, और लैक्टोमीटर से दुग्ध की या फिर कह सकते हैं जो मिल्क होता है उसकी प्योरिटी मापी जाती है, किससे, लैक्टोमीटर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है, आसान सवाल है, लगाइए इसको जरा। चलिए इसको लगाइए भैया, बहुत आसान सवाल है। दाब की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, गलत मत करिएगा, ए इज द राइट आंसर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसकी इकाई है, दाब की। अच्छा अगर पूछे न्यूटन मीटर किसकी है, अगर पूछे न्यूटन मीटर या जूल, न्यूटन मीटर या जूल की बात करें तो ये ऊर्जा की इकाई है, किसकी है, ऊर्जा की। और अगर बात करें न्यूटन की, न्यूटन किसकी इकाई है, तो बल की। और न्यूटन प्रति मीटर की बात करें, अगर न्यूटन प्रति मीटर की बात करें तो बल आघूर्ण या फिर आघूर्ण कह सकते हैं। तो इतनी चीजें हैं, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। दाब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, या अगर इसी की बात करें जूल की तो ये ऊर्जा की इकाई है, न्यूटन की बात करें तो बल की है, और न्यूटन प्रति मीटर की बात करें तो बल आघूर्ण की है। तो आपको समझ में आया होगा कि मात्रक कितने इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 6 सवाल तो यहीं से मिल गए मात्रक से ही। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, हम लोगों को 150 क्वेश्चन देखने हैं, आज इतना ही रखेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो भैया तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगली क्लास में हम जहाँ से क्वेश्चन को जहाँ तक आए हैं उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हिस्ट्री देखना है, पॉलिटी देखना है, इकोनॉमी देखना है, करंट अफेयर देखना है। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।